भाई स्टेज पर एपीजीपी कर लो भाई। क्या भाई? Hello, dear students. Can you APGP. listen to me? गुड मॉर्निंग सर। गुड Good morning, dear सर। students. कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नितेश, दीपांशु, गुड मॉर्निंग सर। साक्षी, प्रियांशु, काफी सारे स्टूडेंट्स आ गए। नदीम शेख, विवेक शर्मा, तानिया दीक्षित, हु इज दिस, माधुरी महाराणा, दीपांशु अरोड़ा, देवांश गतानी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप सब? बढ़िया सर। सर अच्छे हैं आप? अच्छे सर आप। चलिए, आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया था शायद मेरा। यस सर। Yes, यूट्यूब पे अपलोड sir. करा हुआ है। Yes, हमने नहीं किया था। यस हमने सर। नहीं करा था। हाँ, बाय ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट, टेक्निकल ग्लिच, वी कुड नॉट रिकॉर्ड द प्रीवियस वन। तो अब ये जो लेक्चर है हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर भी डालेंगे। ठीक है बेटा? प्राक्षी कैसे हो Yes, बेटा? दिशा, प्राक्षी, एक बात पूछना था। पंकज। यस सर। यस, हाँ बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो, बोलो। सर एक्चुअली रेशियो प्रोपोर्शन वाला मैंने चैप्टर कर लिया है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कर लिया। और मेन चैप्टर कौन सा है जो हमें करना चाहिए मैथ्स में? स्टैटिक्स तो कर ली पूरी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एपीजीपी का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये ठीक है, टॉपिक ठीक भी है। आप कर ले तो बहुत अच्छा है। So we have many more students on the panel. सर क्वेश्चन मेरी भी थी। हाँ, बोलो बेटा। सर इस पैट्स में अभी एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करूं मैं या फिर बस एमसीक्यूज ही ट्राई करती रहूं? कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? इन जनरल बोल रहे हैं या किसी चैप्टर की बात कर रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स के लिए बेटा Yes, sir. आपने क्या कुछ पहले पढ़ रखा है? नो सर, अभी स्टार्टिंग से ही पढ़ रही हूँ। तो अभी अगर पढ़ा नहीं है तो पहले एक्सरसाइज सॉल्व करिए, फिर उसके बाद एमसीक्यू पर आइएगा। ओके सर। ठीक है? इफ यू हैवंट स्टडीड टॉपिक्स देन फर्स्ट ऑफ ऑल डू द एक्सरसाइज, स्टडी द टॉपिक्स, डू द एक्सरसाइज, देन कम ऑन टू एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके सर, थैंक यू सर। सर जी बेटा बोलो। सर लास्ट क्लास कौन सा चैप्टर कंप्लीट करा था? लास्ट वी हैड डिस्कस्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लास्ट क्लास में हमने रेशियो प्रोपोर्शन डिस्कस किया था। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से। आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव ऑल ऑफ यू टुडे इन द क्लास। वेरी हैप्पी, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स कनेक्टेड विद मी। यस, पंकज कुमार, कैन यू लिसन टू मी बेटा? यस प्रिया सर। मिश्रा, प्रिया, यस सर। या जसवंत, यस सर। याशिका, यस सर। श्रुति। यस सर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, देयर आर मोर स्टूडेंट्स कमिंग अप। So can you look at me? Can you look the screen that I opened right now? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, तो बैक करता हूं मैं, स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्टडी नोट नंबर 1. द टॉपिक इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टडी नोट नंबर 1 का ये टॉपिक सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आज के क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ बच्चों ने टॉपिक कर रखा है, अभी जैसे मुझे अभी पता लग रहा था, आवाजें आ रही थी, काफी कुछ स्टूडेंट्स ने टॉपिक नहीं किया है। मैं ये मानकर पढ़ाऊंगा कि किसी ने भी ये टॉपिक नहीं किया है।
मैं ये मानकर पढ़ाऊंगा कि किसी का भी मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं था। मैं ये मान रहा हूं कि सब ने 10वीं के बाद मैथ्स पढ़ा ही नहीं है। ठीक है बेटा? यस सर। देखो बेटा, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो कुछ बातें होंगी जहां मैं ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पर बच्चे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, उनको मैं ज्यादा हाईलाइट करूंगा, उन पॉइंट्स को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो माय फोकस वुड बी टू मेक दिस टॉपिक simpler for you, to put the tips and tricks before you that can be used in this topic. तो आइए स्टार्ट करते हैं। कर दूं बेटा मैं स्टार्ट? यस सर। आवाज सबको साफ आ रही है? Yes, sir. स्क्रीन क्लियर है सबके लिए? बताओगे ना इसमें? हेलो, हाँ, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है? बताओगे ना इसमें? हाँ हाँ, सारी टिप्स ट्रिक्स जो भी होगी हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो स्टे कनेक्टेड विद मी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है ये टॉपिक? स्टडी नोट नंबर 1, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इस टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे और मैं एडमिट कर लूं प्लीज, अलाउ मी। देयर आर सम मोर हु आर वेटिंग आई थिंक। चलो ठीक है बेटा, सबसे पहले हम समझते हैं डिफरेंस इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है। इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखो बेटा, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी दैट अ पर्सन गेट्स ऑन डिपॉजिटिंग, ऑन लेंडिंग सम अमाउंट टू अदर। एक पर्सन किसी दूसरे को कुछ पैसा उधार देकर या बैंक में कुछ पैसा रख कर जो एक्स्ट्रा मनी पाता है, जो एक्स्ट्रा मनी उसको मिलती है, उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं एक पर्सन ने बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट किए, तो उस 1000 रुपए पर सपोज उसको 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा मनी है, 100 रुपए जो एक्स्ट्रा मनी है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी which is earned on a principal deposited, borrowed, lended। तो कुछ पैसा जो किसी बैंक में जमा किया गया, उस पर जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, कुछ पैसा किसी को उधार दिया गया, उस पर जो कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलता है, उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं बेटा। एग्जाम्पल मैंने बताई, 1000 रुपए बैंक में जमा किया, उस पर 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया, उस 100 रुपए जो एक्स्ट्रा मिला है उसे हम इंटरेस्ट बोलेंगे। इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलो, अब एक टर्म होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? देखो बेटा, जब पैसा जमा किया जाता है तो उस पर जो एक्स्ट्रा पैसा, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, वो किसी रेट के हिसाब से कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि एक पर्सन जो बैंक में पैसा जमा करेगा, उस पर उसको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 5% इंटरेस्ट का मतलब होता है कि 100 रुपए जमा करेगा तो 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1000 रुपए जमा करेगा तो उसका 5% 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। 10,000 जमा करेगा तो उसका 5% 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1,00,000 रुपया जमा करेगा तो उसका 5% 5,000 रुपया जमा करेंगे, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सो एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अक्सर लिखा होता है पर एनम, पर मंथ, पर क्वार्टर, पर सेमी एनुअल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो अगर मैं ऐसे बोलता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, तो इसका मतलब है 1 साल के बाद 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर मैं बोलता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर मंथ, तो इसका मतलब 1 महीने के बाद 5% एक्स्ट्रा मिलेगा।
अगर मैं बोलता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर क्वार्टर, तो इसका मतलब एक क्वार्टर, साल का एक क्वार्टर, और वो साल का एक क्वार्टर 3 महीने होते हैं, तो साल का एक क्वार्टर बीतने के बाद 5% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, और उसके साथ पर एनम, पर मंथ, पर क्वार्टर ऐसा कोई टाइम पीरियड गिवन होता है. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. एक टर्म अभी मैंने डिस्कस करी थी, प्रिंसिपल. प्रिंसिपल वो पैसा है जो बैंक में जमा किया जा रहा है, जो किसी को उधार दिया जा रहा है या किसी से उधार लिया जा रहा है. प्रिंसिपल इज द अमाउंट ऑफ मनी which is deposited in the bank, which is lended to someone, which is borrowed from someone. तो ये वो पैसा जो हम शुरू में बैंक में जमा करते हैं, जो पर्सन शुरू में जमा करता है या किसी से उधार लेता है या किसी को उधार देता है, तो उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने बोला, एक पर्सन ने बैंक में 1000 रुपया जमा किया, तो जो 1000 रुपया जमा किया वो है प्रिंसिपल. उस पर उसको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा. तो ये जो 5% है ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इस 1000 रुपए का 5% अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना हो जाएगा भाई? 50 रुपया. तो 50 रुपया जो आएगा वो होगा इंटरेस्ट. प्रिंसिपल था 1000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, इंटरेस्ट आया 50 रुपया. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. चलो अगली टर्म पर आते हैं. अमाउंट किसे कहते हैं? अब देखो बेटा, पर्सन ने डिपॉजिट किया बैंक में 1000 रुपया, उस पर उसको एक्स्ट्रा मनी इंटरेस्ट मिला 50 रुपया. अगर वो पर्सन पूरा का पूरा पैसा बैंक से वापस ले लेता है, जितना प्रिंसिपल उसने डिपॉजिट किया था वो भी, जो उसको एक्स्ट्रा मनी इंटरेस्ट मिली 50 रुपया वो भी, तो टोटल पैसा जो उसके पास बनकर आता है उसे हम अमाउंट बोलते हैं. एंड दैट अमाउंट इज ₹1050 इन दिस केस. सो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अमाउंट का फॉर्मूला क्या बना? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. हाँ मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है. ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये बैंक वाला प्रिंसिपल. तो ये कैसे आता है? PAL. तो याद कैसे रखेंगे? बच्चे भूल जाते हैं. चलो इंग्लिश की भी साथ में टिप्स ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूं. तो बैंक BANK, तो बैंक में A आता है या E आता है? A आता है. तो इसी से हमें याद रखना है, प्रिंसिपल यानी बैंक, बैंक यानी प्रिंसिपल. तो ये प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पैसा ऐड हो जाता है तो जो टोटल पैसा बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? अमाउंट बोलते हैं. सो दीज वर सम बेसिक terms that I discussed with you, and I hope you are through with this. So we started with what is rate of interest, what is interest, what is principal, what is amount. इन सारी टर्म्स को हमने समझा. अब आगे बढ़ते हैं अब हम बेटा, और जरा देखते हैं कि ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है. तो इसके डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे. फिर उसके बाद मैं आऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट. तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा तो ऑटोमेटिकली सिंपल इंटरेस्ट से कंपेयर करता हुआ चलूंगा. फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन करेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं आप सिंपल इंटरेस्ट के साथ. सिंपल इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं. सो देखिए यहां मैं प्रिंसिपल को डिनोट करूंगा P से. ये मैंने हाईलाइट किया ब्लू कलर से, P फॉर प्रिंसिपल. रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट करूंगा मैं R से, और टाइम पीरियड को डिनोट करूंगा मैं T से. चलो अभी मैंने यहां कोई फॉर्मूला लिखा है. फॉर्मूला से सिंपल इंटरेस्ट दैट इज SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T. और एक और फॉर्मूला नीचे लिखा है सिंपल अमाउंट. सिंपल अमाउंट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया गया अमाउंट. सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा. और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT मैंने लिखा है अभी, जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है.
फिर प्रिंसिपल और सिंपल अमाउंट का ये फॉर्मूला आ गया, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला आ गया। जरा स्टार्ट कर देते हैं, इन फॉर्मूले को समझते हैं एक एक करके। चलो, तो मैं एक क्वेश्चन यहां पर उठा रहा हूं। देखो बेटा, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है ये क्वेश्चन। अभी इन फॉर्मूले को मैं समझाऊंगा, ये फॉर्मूले कैसे आए और फिर इन पर क्वेश्चन को हम कैसे कैलकुलेट करके इन फॉर्मूले को यूज करेंगे। सो क्वेश्चन सेज हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न on ₹2000 at simple interest 6% for 2 years। तो क्वेश्चन कहता है कि भाई एक पर्सन अगर 2000 रुपया जमा कर देता है सिंपल इंटरेस्ट पर, और इंटरेस्ट कितना 6%, तो 2 साल के बाद उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अच्छा, ठीक है। हाँ, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा 2000 रुपया उसने 2 साल के लिए जमा किए, तो 2000 2 साल के लिए जमा करें और उसको पैसा कितना मिलना है, किस रेट से मिलना है? एक्स्ट्रा 6% पर एनम। तो जरा सोचो, एक साल में अगर वो 1 साल के लिए जमा करता, सो 2000 का 6% ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो मैं 20 कैलकुलेट करके कैंसिल करता हूं और ये आंसर आता है 120। अगर वो पर्सन 1 साल के लिए पैसा जमा करता तो 6% के हिसाब से उसका इंटरेस्ट बनता है 120 रुपया। लेकिन उसने कितने साल के लिए डिपॉजिट किया ये जब अमाउंट? ये 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए। तो अगर 1 साल के लिए 120 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 2 साल के लिए इसका डबल हो जाएगा। 120 प्लस 120 240 रुपया उसका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। तो बेटा मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, बिल्कुल ऐसे जैसे आप 8वीं 9वीं क्लास के अंदर छोटे छोटे से क्वेश्चंस करते थे, कॉस्ट के, प्रॉफिट के, लॉस के, उसी तरह से मैंने बेटा इस क्वेश्चन को कराया। हेलो, प्लीज बेटा मेंटेन, हाँ नॉइज नहीं आनी चाहिए। चलो, सो 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 240 रुपया। अभी मैंने इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं, फॉर्मूला से सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे प्रिंसिपल चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए। अब बेटा देखो, कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूं। मैंने देखो शुरू में बोला था जब मैं कॉन्सेप्ट पर आऊंगा तो मैं खास तौर से कुछ बातों को बहुत हाईलाइट करूंगा, बहुत एम्फेसाइज करूंगा, जहां बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। सबसे पहली बात, अगर सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको टाइम पीरियड गिवन नहीं है, पर मंथ, पर एनम, पर क्वार्टर, ऐसा कुछ भी यहां नहीं लिखा हुआ, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है, सिंपल इंटरेस्ट 6% है, 6% के बाद पर एनम, पर मंथ, पर क्वार्टर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो रूल सेज फिर आप उसको पर एनम मानेंगे। क्या मानेंगे? फिर उसको आप पर एनम मानेंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट यहां 6% है तो ऑटोमेटिकली मैं इसको पर एनम मानूंगा। यह है रूल नंबर 1 कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा तो हम उसको पर एनम मानेंगे, ऑटोमेटिकली वो पर एनम माना जाएगा। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट की बात समझ में आ गई? यस सर। यस। अब दूसरी बात जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, यस सर। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। जिसने इस बात को ध्यान से सुन लिया, मुझे उम्मीद है वो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, हालांकि वो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो 1 लाख रुपए की बात है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अक्सर बच्चे इस फॉर्मूले को कैसे याद करते हैं कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में होना चाहिए, टाइम पीरियड ईयर में होना चाहिए। बताओ, जिन बच्चों ने याद करा ऐसे याद करा है ना? नो सर। हाँ, शाबाश। किसी ने याद करा होगा तो बोलो ऐसे याद करा है ना? यस सर। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस सर ऐसे याद करा है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस फॉर्मूले में रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड के लिए हम कोई भी टाइम पीरियड ले सकते हैं।
ये पर ईयर में भी हो सकता है, पर मंथ में भी हो सकता है, पर क्वार्टर में भी हो सर सकता है। वीडियो शो नहीं हो रहा। हाँ, वीडियो शो नहीं हो रहा बेटा? अब हो रहा है। हो रहा है। स्क्रीन आ रही है सबको नजर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. मेरी आवाज सबको साफ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, अब ध्यान से सुनना। देखो, मेरी आखिरी बात जो मैंने बताई थी रिपीट कर रहा हूं मैं। ये जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, इसको आप कभी भी ऐसे याद नहीं रखेंगे कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में होना चाहिए, टाइम पीरियड ईयर में होना चाहिए। इसको याद ऐसे रखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड ये किसी भी पीरियड के अंदर हो सकते हैं। ये पर ईयर भी हो सकते हैं, ये पर मंथ भी हो सकते हैं, ये पर क्वार्टर भी हो सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, इन दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड, इन दोनों के लिए पीरियड जिसमें आप ये रख रहे हैं वो सेम होना चाहिए। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पर मंथ में है तो टाइम पीरियड भी मंथ में लेंगे आप। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में है तो टाइम पीरियड भी ईयर्स में लेंगे आप। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्वार्टर में है तो टाइम पीरियड भी क्वार्टर में ही लेंगे। बस इतना याद रखना है। यह बात समझ में आ गई? हेलो? Yes, sir. शाबाश। Yes, sir. तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस फॉर्मूले के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड हमेशा बस ईयर में ही रखोगे तो ही आंसर सही आएगा। नहीं, आप मंथ में रखोगे तो भी आंसर सही आ सकता है, क्वार्टर में भी सही आ सकता है, प्रोवाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर और टाइम पीरियड टी दोनों का पीरियड सेम होना चाहिए। दोनों मंथ में हो, दोनों क्वार्टर में हो, दोनों ईयर में हो, कुछ भी हो सकता है, बट दोनों सेम पीरियड में होने चाहिए। तो अब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ये भी ईयर में है, टाइम पीरियड 2 इयर्स ये भी ईयर में है, तो दोनों सेम पीरियड में है, सिंक्रोनाइज्ड हैं। तो अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर जरा कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल था 2000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%। अब 6% का मतलब 6 डिवाइडेड बाई 100। क्यों भाई 6 डिवाइड बाई 100 क्यों? इसको भी जरा लॉजिक को समझ लो बेटा। जब परसेंटेज में कोई भी चीज एक्सप्रेस होती है, जैसे मैंने यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा 6%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आर लिखा 6%, तो जब भी परसेंटेज में कोई चीज एक्सप्रेस होती है तो और उसको हमें फॉर्मूले में लिखना होता है, तो बेटा फॉर्मूले में परसेंटेज हटा के उसको लिखते हैं। तो अब यहां पर देखिए मैं परसेंटेज वर्ड नहीं लगा रहा, परसेंटेज का साइन नहीं लगा रहा, परसेंटेज हटाते हैं। और जब परसेंटेज हटाई जाती है तो उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहां मैंने परसेंट का साइन नहीं लगाया, परसेंट हटाकर मैंने 100 से डिवाइड किया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, इट मीन 6/100 एंड टाइम पीरियड इज 2 इयर्स। ठीक है, सो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 6 12, 12 2 24, 24 इंटू 0 240 रुपया। ये अभी भी 240 रुपया आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आया 240 रुपया। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छा, अगर मैं इसी Yes, क्वेश्चन sir. में ऐड ऑन करता हूं, प्रिंसिपल डिपॉजिट किया था 2000 और इंटरेस्ट आया 240, तो एट द एंड ऑफ 2 इयर्स टोटल अमाउंट कितना बनता है? 2240। 2000 में 240 ऐड कर देंगे। 2000 प्रिंसिपल था, इस प्रिंसिपल के अंदर जो इंटरेस्ट हमारा आया है 240 रुपया ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड कर देने के बाद जो बनता है वो बनता है अमाउंट, दैट इज 2240, वो बनता है अमाउंट। तो अमाउंट होता है इसका 2240 रुपया। यानी अगर वो सारा पैसा बैंक से वापस ले लेता है, 2000 जो उसने डिपॉजिट किया था वो भी, 240 रुपया जो उसका सिंपल इंटरेस्ट बना है वो भी, सो टोटल अमाउंट मिलकर बनता है 2240 रुपया। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. अभी मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, देखो बेटा मेरी अभी स्पीड बढ़ जाएगी। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके आपसे पूछता हूं कि सिंपल अमाउंट डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, सिंपल अमाउंट का ये रहा फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूले से सिंपल अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। 2000 रुपीज प्रिंसिपल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, टाइम पीरियड है 2 इयर्स, तो 2 साल बाद अमाउंट कितना बनेगा? वैसे तो हम कैलकुलेट कर चुके, जरा फॉर्मूला लगाकर देखते हैं।
कि इस फॉर्मूले से आंसर 2240 रुपया आता है या नहीं आता। फॉर्मूला इज दिस इन द बॉक्स, सिंपल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस आर, टी आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इज टाइम पीरियड। तो इस फॉर्मूले में भी वही रूल है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड, टी आर और टी, इन दोनों का पीरियड सेम होना चाहिए, चाहे वो मंथ में हो चाहे ईयर में हो, कुछ भी हो सकता है। तो जरा यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं। 240 ही आ रहा है, solve सम कर लिया। स्पेस 240 ही आ रहा है, शाबाश। सो प्रिंसिपल इज 2000, ब्रैकेट 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 6/100, टाइम पीरियड इज 2, ऐसे मैंने मल्टीप्लाई किया। सो अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 6 12, ये बना 2000। सो 2 6 12, 1 प्लस 12/100। अब 100 एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करता हूं, 100 इंटू 100, 112 डिवाइड बाई 100। सो 2000 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 100। आई होप थोड़ा छोटा छोटा है, बट स्क्रीन पे आपको नजर तो आ रहा है ना? यस सर। चलो, अब ये 100 के 2 जीरो नीचे और 2000 के 2 जीरो ऊपर कैंसिल। अब ऊपर बचता है 20 और यहां पर बचता है 112। 20 और 112 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 240 रुपया। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 240 रुपया। आई होप क्लियर है। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, चलो sir. चलो, ठीक है ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमारा क्लियर हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन उठाता हूं मैं आपके लिए, एक और क्वेश्चन इज, मिसेज या मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड ₹50,000 in a bank for 2 years at 5.5% per annum interest rate. What would she earn as an interest and what would be the amount deposited in her account? तो एक मिस एक्स है, मिस एक्स ने 50,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, 2 साल के लिए डिपॉजिट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5.5% पर एनम। व्हाट वुड शी अर्न एज एन इंटरेस्ट? तो एज इंटरेस्ट वो कितना अर्न करेगी मिस एक्स, एंड व्हाट वुड बी द अमाउंट डिपॉजिट इन हर अकाउंट? तो अकाउंट में टोटल पैसा यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर कितना होगा, वो आंसर हमें कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से आंसर पर आता हूं मैं। देखो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर हमें लगाना था तो वो था PRT, प्रिंसिपल इज 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5.5% पर एनम। तो 5.5 को किससे डिवाइड करना है बेटा? मुझे 100 से डिवाइड करना है। 100 से इनटू टी इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? 2 साल। तो सिंप्लीफाई करके ये 2 जीरो कैंसिल करे, 500 और 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। तो 11 5500 क्या बन गया? सिंपल इंटरेस्ट। कितना बना सिंपल इंटरेस्ट बेटा? 5,500. 55। पंकज समझ में आया बेटा? साहिल, दिशा, यस सर वैभव, Yes, sir. Yes, तुषार, विवेक, Yes, sir. नितेश, Yes, sir. चलो DMK, दिस जेंटलमैन DMK कौन है भाई? चलो, तो बेटा समझ में आ रहा है, 5500 रुपया उसका Yes, sir. सिंपल इंटरेस्ट बन गया। अब हम अमाउंट तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिंसिपल 50,000 में 5500 ऐड कर दो तो अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मूला लगाना भी है तो सिंपल अमाउंट P1 प्लस RT, प्रिंसिपल वॉज 50,000, 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 5.5%, हटाकर डिवाइड बाई 100, टाइम पीरियड की वैल्यू 2, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes, हेलो, sir. यस सर चलो Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पर आते हैं। Yes, sir. एक और क्वेश्चन पर आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 months इज ₹1050, बोरोड अमाउंट इज ₹1000। तो बेटा अब ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट हो गया।
इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं पूछा, इस क्वेश्चन के अंदर अमाउंट भी नहीं पूछा, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। सो द क्वेश्चन हैज चेंज, लेकिन फॉर्मूले तो वही लगाएंगे हम जो हम यूज कर रहे थे। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ, यानी 6 महीने के बाद कितना पैसा मिलेगा, 1050। 6 महीने के बाद कितना पैसा मिलेगा, 1050। और बोरो कितना किया था, 1000 रुपया। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है सर 5% इंटरेस्ट है। 1000 प्रिंसिपल कितना है, 1000 जो बोरो किया है वो प्रिंसिपल है, जो बोरो अमाउंट होता है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। अच्छा एक बात, Yes, sir. प्रिंसिपल के बाद ये मुझे अगली बात बताओ बेटा, जो प्रिंसिपल 1000 रुपया डिपॉजिट करने के बाद 6 महीने के बाद उसे जो अमाउंट मिलेगा टोटल वो कितना है, 1050। वो अमाउंट है जिसको हम सिंपल अमाउंट बोल रहे हैं। 1050 सिंपल अमाउंट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फंडा लगाकर कैलकुलेट किया गया अमाउंट। तो 6 महीने के बाद उसको मिलेगा 1050। आज उसने जमा किया है 1000 रुपया। टाइम पीरियड कितना है बेटा, 6 मंथ्स। टाइम पीरियड है 6 मंथ्स। तो अब ये टाइम पीरियड 6 महीने, 6 महीने का मतलब कितने साल होते हैं, 0.5 ईयर्स में ऐसे भी लिख सकता हूं या 1/2 ऐसे भी लिख सकता हूं, आधा साल। बेटा अब यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है, देखो उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आंसर हमेशा अगर पूछा जाएगा, जब तक मेंशन ना हो तो हम हमेशा आंसर पर एनम में ही देंगे। किस में देंगे, हमें हमेशा आंसर पर एनम में, पर एनम में आंसर देंगे। तो अगर उन्होंने पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, जबकि यहां पर टाइम पीरियड किस में, मंथ में है, लेकिन मंथ में, जब तक वो ये ना बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ बताओ, पर क्वार्टर बताओ, पर सेमी एनुअल बताओ, जब तक ऐसे नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ ऐसे बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो हम आंसर हमेशा पर एनम में ही देंगे। इज दिस क्लियर टू यू, बात समझ में आ गई? Yes, sir. और क्योंकि आंसर पर एनम में देंगे, इसीलिए मैंने टाइम पीरियड को ईयर में कन्वर्ट किया, हाफ ईयर। रीजन समझ में आया मैंने ईयर में क्यों कन्वर्ट किया? यस सर। अगर मैं टाइम पीरियड को मंथ में रहने देता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आंसर भी मंथ में ही आता, पर एनम में नहीं आता, पर मंथ में आता। लेकिन मैंने अभी रूल बताया है, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछते हैं और उसके साथ उन्होंने कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में आपको आंसर देना है, ठीक है? तो अब क्योंकि अमाउंट गिवन है तो सिंपल अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, P ब्रैकेट में 1 + RT। सिंपल अमाउंट था 1050। प्रिंसिपल कितना डिपॉजिट किया है, 1000 रुपया। 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, हमें कैलकुलेट करना है। और टाइम पीरियड T कितना है, आधा साल इंटू हाफ। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब क्या करना है, 1050, ये 1000 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आ गया, यहां बचा 1 + R/2। इसको डिवाइड करा, यहां आएगा 1.05 इज इक्वल टू 1 + R/2, ठीक है? अब ये जो प्लस का 1 है इसको राइट से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा, 1.05 - 1 इज इक्वल टू R/2। 1.05 में से 1 माइनस करूंगा तो बचेगा 0.05, यहां है R/2। 2 डिवीजन में है, इधर लेकर जाऊंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 0.10। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू है 0.10, 10%। अब सुन लो बेटा, जैसे फॉर्मूले में रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते वक्त इंटरेस्ट के साइन को हटाकर 100 से डिवाइड करते थे, ऐसे ही अगर आंसर रेट ऑफ इंटरेस्ट का आएगा तो अब इसमें परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो मैं इंटू 100 करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.10 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 10, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मैं परसेंटेज लगा दूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट का आंसर आया 10% पर एनम। अंडरस्टूड है, पर एनम आया। क्यों पर एनम आया? क्योंकि टाइम पीरियड हमने ईयर में लिखा है, पर एनम में लिखा है। इज दिस क्लियर?
Yes, sir. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, यस सर। सर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं, अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन क्वेश्चन। था। Question says Rahul invested rupees 70,000 in a bank at the rate of 6.5% per annum. At the end of the period, he received 85,925. Calculate the time period. यानी क्वेश्चन ये कहता है कि राहुल ने 70,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया 6.5% पर एनम के हिसाब से। ठीक है सर, कुछ समय तक डिपॉजिट किया, वो समय कितना है हमें नहीं पता। उस समय के बीतने के बाद एट द एंड ऑफ द पीरियड ही रिसीव्ड 85,925। इतना पैसा उसको एक्स्ट्रा, उसको टोटल मिल गया। तो एक्स्ट्रा कितना मिला है? 85,925 में से 70,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। 15,925. बिल्कुल सही, 15,925। तो ये एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट है। तो टोटल अमाउंट जो उसको मिलता है वो है 85,925 रुपया। क्वेश्चन सेज कैलकुलेट टाइम पीरियड। आप देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए दो में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सिंपल अमाउंट का भी लगा सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट था PRT, सिंपल अमाउंट का फॉर्मूला था P ब्रैकेट में 1 + RT। मैं कोई भी फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट का क्यों लगा रहा हूं फॉर्मूला? क्योंकि मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। 85,925 ये था अमाउंट, इसमें से प्रिंसिपल 70,000 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इंटरेस्ट बनता है 15,925 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया और वो सिंपल इंटरेस्ट यहां फॉर्मूले में रख दिया। ठीक है, प्रिंसिपल वॉज हाउ मच? 70,000 रुपीज। ठीक है सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था सर? 6.5%। 6.5% परसेंट हटाया, डिवाइड बाई 100 इंटू टाइम पीरियड T। तो ये फॉर्मूला लगाकर भी वही आंसर आएगा और इस फॉर्मूले को लगाऊंगा तो भी आंसर सेम आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मुझे थोड़ा आसान लगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ऑब्वियसली बहुत आसान था कैलकुलेट करना, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा इजी लगा, मैंने इस फॉर्मूले को लगा दिया। सो अब ये 2 0 100 के नीचे और इधर उधर कैंसिल हो गए। 3.5 15,925। 3.5 years. शाबाश। Yes, sir. ये 700 आएगा नीचे, इंटू 6.5 आएगा नीचे, ये आएगी टी की वैल्यू। और कितना आ रही है टी की वैल्यू? 3.5 years. 3.5 ईयर्स। मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सारे बच्चों का आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 3.5। अब मेरा सवाल आपसे है कि सर ये आंसर ईयर्स में क्यों है? ये मंथ में भी तो हो सकता है, 3.5 महीने। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने पर एनम में रखा था तो ऑब्वियसली आंसर भी ईयर्स में ही आएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% पर एनम था, तो टाइम पीरियड जो आ रहा है वो भी ईयर्स में होगा, 3.5 साल, 3.5 ईयर्स। इज दिस क्लियर टू यू? पर एनम में नहीं होता तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पर एनम में यहां नहीं रखेंगे, पर मंथ में रखेंगे, तो टाइम पीरियड का जो आंसर आएगा वो मंथ होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर क्वार्टर रखेंगे तो टाइम पीरियड का जो आंसर आएगा वो क्वार्टर्स होंगे, नंबर ऑफ क्वार्टर्स होगा। ठीक है बेटा, इस बात को याद रखना है। क्लियर हो गया? ओके सर। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या लगी? बताओ मुझे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लगी? मेरी बात को रिपीट करो। कोई मतलब हाँ, एक बात, मैंने दो बातें बताई थी जो कॉन्सेप्ट की थी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का पीरियड गिवन नहीं है तो वो पर एनम में माना जाता है। पर एनम। यस सर। दूसरी कॉन्सेप्चुअल बात मैंने ये बताई थी कि ये जो फॉर्मूले हैं सिंपल इंटरेस्ट का या सिंपल अमाउंट का, इन फॉर्मूले को आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। आर और टी, इनका सिर्फ टाइम पीरियड सिंक्रोनाइज करना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आर और टी दोनों मंथ में हो तो भी ठीक है, दोनों ईयर में हो तो भी ठीक है, क्वार्टर में हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये कैसे भी हम इन फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट द टाइम पीरियड ऑफ आर एंड टी शुड बी सेम। ये थी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बात। ठीक है,
तो बेटा हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में हर चीज कैलकुलेट करके देखी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर भी कैलकुलेट करके देखा, टाइम पीरियड टी भी कैलकुलेट देखा, सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया, अमाउंट भी कैलकुलेट किया। यही 4-5 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो बनते हैं सिंपल इंटरेस्ट के केस में। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब बढ़ते हैं जरा सा हायर लेवल पर, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं और समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कैसे डिफरेंट होता है। तो बात करते हैं भाई अब कंपाउंड इंटरेस्ट की। नाउ वी शैल टॉक ऑफ, चलो यार रेड कलर अच्छा लगता है, रेड कलर ले लेता हूं मैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन साथ के साथ लेकर चलता हूं। सपोज एक पर्सन बैंक में प्रिंसिपल डिपॉजिट करता है ₹1000। देखो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट अब मैं समझा रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो मैं बातें बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ बच्चों ने शायद सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक को करा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद फिर भी कुछ बात आपको नई सुनने को मिल जाएगी और शायद वो बात वही होगी जिसकी बेसिस पर अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं क्योंकि वो ठीक से समझते नहीं, उसको ठीक से अप्लाई नहीं करते। सो द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। सो टू डिस्कस दैट डिफरेंस आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। Suppose a person deposits ₹1000 in bank as a principal and the bank pays rate of interest 10% per annum. ठीक है, तो आप जरा सिंपल इंटरेस्ट में हम जब करते थे तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट उसका ये फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट करते थे तो सिंपल इंटरेस्ट उसका कितना बनेगा 2 साल बाद। तो हम बोलते थे सर प्रिंसिपल यहां रखो ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, परसेंटेज का साइन हटाया, 100 से डिवाइड, टाइम पीरियड है 2 इयर्स, चलो टाइम पीरियड 2 इयर्स यहां लिख दिया मैंने। तो अब ये 2 0 कैंसिल और आंसर आता है 10 × 10 ₹100 इंटू 2 भी है, तो ये बनता है हमारा ₹200। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ₹200 बन जाता है। क्लियर है? तो 2 साल बाद ये सिंपल इंटरेस्ट ₹200 बनता आता है। अब देखो बेटे एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट में हुआ क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का फंडा ये कहता है कि जो इंटरेस्ट आपको 1 साल में मिलेगा उतना ही इंटरेस्ट अगले 1 साल में मिलेगा, उतना ही इंटरेस्ट जो 3rd ईयर होगा उसमें भी मिलेगा, उतना ही इंटरेस्ट जो 4th ईयर होगा उसमें भी मिलेगा, यानी हर साल इंटरेस्ट सेम होगा। तो देखो 2 साल के लिए इंटरेस्ट ₹200 आया है, अगर मैं यहां टी की वैल्यू 1 रखूंगा तो आंसर 10 × 10 100 आएगा, यानी 1 साल का इंटरेस्ट ₹100 है, 2 साल का इसका डबल कर दो, 3 साल का इसका ट्रिपल कर दो। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है और वो एड ऑन होता रहता है। अगर 2 साल का इंटरेस्ट होगा तो दोनों साल का इंटरेस्ट सेम होगा और वो ऐड होकर यहां इस केस में ₹100 प्लस ₹100 ₹200 बन गया। ठीक है ना। अब एक कोई चतुर बंदा था, चतुर चालाक बंदा, वो बैंक में पहुंचा। उसने बैंक से कहा कि भी मैं ₹1000 जमा कर रहा हूं। बैंक ने कहा हम आपको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। उसने कहा अच्छा, तो इंटरेस्ट किस पर देते हैं? उसने कहा जो अमाउंट आप जमा करेंगे उस पर ही हम इंटरेस्ट देंगे। ये स्टोरी मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं बट इंटरेस्टिंग स्टोरी है कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए। तो ये जो चतुर चालाक पर्सन था इसने कहा ठीक है जी, बैंक मेरे ₹1000 डिपॉजिट करो और 10% के हिसाब से 1 साल बाद मुझे पैसा वापस कर देना सारा। तो बताओ बेटा 1 साल बाद उसका अमाउंट कितना बनेगा? 1100। तो यहां तक थी। अब सिंपल इंटरेस्ट की स्टोरी, अब जरा कंपाउंड पर आगे बढ़ते हैं। तो उसने प्रिंसिपल जमा किया 1000, 1 साल बाद फर्स्ट ईयर उसका बन गया 1100। वो बैंक में पहुंचा 1 साल बाद, उसने कहा लाओ मेरे ₹1100 वापस दो। ₹1100 बैंक ने उसको वापस दे दिए। जैसे ही उसने वापस दिए अपना अकाउंट बंद करा, फौरन बैंक में ₹1100 दोबारा अकाउंट खोला और डिपॉजिट कर दिए।
उसने कहा कि बैंक से मैं भूल जाऊं, मैं पहले कभी आपके पास आया था, आज फिर से मैं आपके पास नया बंदा आया हूं, आज मेरा अकाउंट दोबारा से खोलो, 1100 रुपए ये रखो, मेरा प्रिंसिपल आज कितना है, आज मैं कितना पैसा जमा कर रहा हूं, आज मैं 1100 जमा कर रहा हूं, और आपने कहा था जितना पैसा आप डिपॉजिट करोगे उसका 10% आपको मिलेगा, तो अगले साल जब मैं आऊंगा तो मुझे आप 1100 का 10% देंगे। तो 1100 का 10% कितना बन जाता है भाई? 110 110 रुपया। तो 1100 का 10% 110, इसका मतलब 1100 के अंदर 110 रुपया अगर ऐड कर देते हैं तो ये बनता है 1210। तो 2 साल बाद इस बंदे के पास कितना पैसा आ जाएगा? 1210, 1210 रुपया। अब इसने कहा ठीक है जी, 2 साल बीत गए, 2 साल बाद ये आया, बैंक से 1210 रुपया निकाले, अपना अकाउंट बंद करा, फौरन दोबारा से अकाउंट खोल दिया। बैंक से कहा ये लो मेरा 1210 रुपया डिपॉजिट करो, आज मैं नया बंदा हूं, आज दोबारा से अकाउंट खोल रहा हूं, मेरा जो प्रिंसिपल है वो 1210 रुपया है, अब इस प्रिंसिपल पर आपका प्रॉमिस है कि 10% दोगे, अगले साल मैं आऊंगा दोबारा से तो मैं 10% लूंगा। तीसरे साल बाद वो फिर आता है, 3rd ईयर, तो 3rd ईयर के बाद जब वो आता है तो बैंक इसको फिर से 10% देता है। अब इसका 10% कितना इंटरेस्ट बनेगा बेटा? 121, 121 रुपया इसका इंटरेस्ट बन जाता है। सो 121 रुपया अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ऐड करने के बाद उसका पैसा बनता है 1331 रुपया तीसरे साल। तो ये तो बंदा बड़ा चालाक निकला, ये तो बड़ा चतुर निकला। इसने कहा बैंक से कि अगर आपका कमिटमेंट है कि आप प्रिंसिपल पर पैसा दोगे, जो पैसा डिपॉजिट किया जाएगा उस पर आप इंटरेस्ट दोगे, तो मैं तो यही करूंगा, हर साल अकाउंट बंद करूंगा और हर साल खोलता रहूंगा, और ऐसा करके मेरे पास तो ज्यादा पैसा आएगा। बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. अगर सिंपल इंटरेस्ट पर यह पैसा जमा रहने देता तो बताओ 3 साल बाद उसका अमाउंट कितना बनता? 1300 सिर्फ 1300 बनता ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर 100 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है। कितना इंटरेस्ट बनना है? 100 रुपये इंटरेस्ट बनना है। तो 1 साल में 100, 2 साल में 200, 3 साल में 300। तो ये थी बात कंपाउंड इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता तो यहां बनता 1000, यहां होता 1100, यहां होता 1200, यहां होता 1300। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये जो अमाउंट का गैप है ये बढ़ता जा रहा है। अभी अमाउंट पहले साल में सेम, दूसरे साल में 10 रुपए का फर्क हो गया, तीसरे साल में 31 रुपए का फर्क हो गया, और ये डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया गया अमाउंट बड़ा है सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के कंपैरिजन में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिकली फंडा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। जब पहले साल में यहां 1100 रुपया हो गए तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस के अंदर अब उसको अगले साल इंटरेस्ट 10% 1000 पर नहीं मिल रहा, बल्कि किस पर मिल रहा है? बल्कि 1100 पर मिल रहा है। किस पर मिल रहा है? 1100 पर मिल रहा है। तो 1100 पर 10% इंटरेस्ट कितना बनता है सर? 110 रुपया। तो अगला साल यानी 2nd ईयर में उसके पास 1100 का 10% 110 रुपया ऐड होकर अमाउंट बनता है 1210 रुपया। और फिर ये पैसा भी वो 1 साल के लिए डिपॉजिट रखता है। तो 1 साल के लिए डिपॉजिट रखने के बाद फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10% एक्स्ट्रा पैसा उसका बनता है 121 रुपया। तो फिर 121 रुपया ऐड कर देते हैं तो तीसरे साल में उसका अमाउंट बन जाता है सर 1331 रुपया। तो इसका मतलब यह हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट के केस के अंदर जो प्रिंसिपल ओरिजिनल था उस पर तो इंटरेस्ट मिलता ही है, लेकिन जो इंटरेस्ट बन गया उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। इतनी बात बच्चों समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हुआ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हुआ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो ये जो बंदा था ये बड़ा चालाक था, इसने बैंक को सिखा दिया कि देखिए 1% अगर आपके पास बार बार आएगा, अकाउंट बंद करेगा, फौरन खोलेगा, फिर बंद करेगा, हर साल ऐसे ही करेगा, तो आपके पास ज्यादा पैसा आपके पास से
उस पर्सन के पास चला जाएगा। तो इसने सिखाया बैंकों के कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। आ गई मेरी बात समझ में? यस सर। वेरी गुड। दीपांशु बात समझ में आ रही है? दिशा, सक्षम बेटा, आकृति, चलो बेटा, अमन, यस सर। चलो। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का ये मैंने आंसर जो कैलकुलेट किया कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, अब हमें सीखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसी क्वेश्चन को आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं। अब जरा फॉर्मूले की बात करते हैं। तो दो फॉर्मूले मैं यहां पर आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूं। सबसे पहले कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, ए का मतलब है यहां पर अमाउंट। तो कंपाउंड अमाउंट कैलकुलेट करते हैं P1 प्लस R रेज़ टू द पावर T। यह है कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो आंसर बनता है P1 प्लस R रेज़ टू द पावर T माइनस 1। ये बनता है फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। आई होप स्क्रीन पर सबको नजर आ रहा है। चलो, यस सर। तो आप जरा इन फॉर्मूले को समझते हैं। देखो बेटा, अब जब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे ना, वो है इंपॉर्टेंट चीज। अब कुछ ऐसी चीजें समझेंगे जहां बच्चे गलती करते हैं, जहां अक्सर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। तो अब इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट पार्ट पर। तो ये मेरी स्क्रीन फुल हो गई है, मैं अगली स्क्रीन पर जाता हूं मैं। तो सर दो फॉर्मूले अभी हमारे सामने, एक कंपाउंड इंटरेस्ट P ब्रैकेट में 1 प्लस R रेज़ टू द पावर T माइनस 1, एक कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस R रेज़ टू द पावर T। इन फॉर्मूले को कैसे यूज करना है अभी सब पर डिस्कशन करेंगे हम। सो एब्रिविएशंस आपको पता है, P मींस प्रिंसिपल, R मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मींस टाइम। अब यहां पर जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था कंपाउंड वाला, उसी को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करता हूं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स में ऐड कर रहा हूं मैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, एक पर्सन ने प्रिंसिपल डिपॉजिट किया 1000, पहली बार उसको मिलता है पैसा 1100, दूसरी बार उसको मिलता है, थोड़ा सा गैप कर लेते हैं, थोड़ा गैप करते हैं, पहले साल यानी फर्स्ट ईयर में मिला 1100 रुपया, और बस सेकेंड ईयर तक ही सीमित रहने देते हैं। सेकेंड ईयर में मिला था 1210, ठीक है। चलो, अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, अ पर्सन डिपॉजिट्स ₹1000 इन अ बैंक एट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई यहां पर 10% पर एनम। तो 10% पर एनम के हिसाब से एक साल बाद उसका पैसा कितना हुआ, 2 साल बाद उसका पैसा कितना हुआ। चलो, अब मैं यहां पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, कंपाउंडिंग। नई टर्म को जरा समझते हैं, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक टर्म है जिसको मैं ऐड कर रहा हूं। मैं कंपाउंडिंग, कंपाउंडेड, इस तरह से हम एक टर्म यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में। ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है, जरा इसको समझना है। इसी क्वेश्चन में मैं ऐड कर रहा हूं, अ पर्सन डिपॉजिट्स ₹1000। मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं वरना आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। लेट मी राइट द क्वेश्चन। अ पर्सन, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? Yes, sir. डिपॉजिट्स ₹1000 at rate of interest 10% per annum, compounded semi-annually. Calculate amount after 1 year, after 2 years, ये सब अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अब यहां पर प्रिंसिपल तो 1000 ही रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% पर एनम ही रहा, लेकिन एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। का क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब यह है कि इस पर्सन के 1000 रुपए जो डिपॉजिट है, इस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन
कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब होता है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साल में 2 बार होगी। साल में कितनी बार होगी? 2 बार। कितनी बार होगी साल में? 2 बार। सो कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साल के अंदर 2 बार होगी। कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब इंटरेस्ट साल में 2 बार कैलकुलेट किया जाएगा, आधे आधे साल में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। तो अगर ऐसा ही है तो जरा वापस आते हैं फॉर्मूले पर। फॉर्मूला तो अभी मैं डिस्कस नहीं करता, एक काम करते हैं, दिस वाज केस फर्स्ट। अरे बेटा बोर तो नहीं हो रहे ना? चलो बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान लगाना है। चलो ये इंटरेस्टिंग बात है। अब जो मैं आगे बता रहा हूं ना ये इंटरेस्टिंग है। तो अभी प्रिंसिपल 1000 रुपया, तो जरा देखते हैं 6 महीने के बाद ये यहां पीरियड हो जाता है 6 मंथ। मैं ब्लैक कलर से लिखता हूं 6 मंथ। तो 6 महीने के बाद इंटरेस्ट का अगर कैलकुलेशन होता है तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? फिर यहां तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है 10% पर एनम, लेकिन साथ में क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 1 लाख रुपए नहीं 10 लाख रुपए का कॉन्सेप्ट। किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन के अंदर आर और टी को सिंक्रोनाइज करना है कंपाउंडिंग के पीरियड के साथ। अगर कंपाउंडिंग या कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड भी सेमी एनुअल में कन्वर्ट करेंगे। अगर कंपाउंडिंग या कंपाउंडेड पर मंथ है तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड इनको भी पर मंथ में ही रखेंगे। तो अब हमारे पास फ्रीडम कम हो गई। पिछले सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ्रीडम थी? आर और टी जैसे भी चाहे रख सकते हैं, लेकिन दोनों का पीरियड सेम होना चाहिए। अब यहां थोड़ी सी फ्रीडम कम हुई। फ्रीडम कम कहां हुई? क्वेश्चन में पढ़ना है कंपाउंडिंग या कंपाउंडेड क्या है। कंपाउंडिंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो आर और टी को भी सेमी एनुअल में ही रखना है। कंपाउंडिंग कंपाउंडेड पर मंथ है तो आर और टी को भी पर मंथ में ही रखेंगे। कंपाउंडिंग कंपाउंडेड गिवन नहीं है तो सर हम उसको एनुअल ही मानेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये वर्ड हटा देता हूं कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मैं क्वेश्चन ऐसे पढ़ता हूं, पर्सन डिपॉजिट 1000 एट द रेट 10% पर एनम, कैलकुलेट अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब मैंने कंपाउंडिंग सेमी एनुअली एनुअली कुछ नहीं बोला, तो अंडरस्टूड है कंपाउंडिंग सेमी एनुअली ही माना जाएगा। इज दिस क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा? यस सर। तो सर अब अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, अब अगला कॉन्सेप्ट सुनो ध्यान से। कंपाउंडिंग के हिसाब से हम आर कन्वर्ट करेंगे, टी कन्वर्ट करेंगे। तो सर अब बताइए आर 10% पर एनम है तो आधे साल में आर कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। शाबाश। आर विल बी नाउ 5% सेमी एनुअल। SA लिख देता हूं शॉर्ट में, छोटा सा है ना, यहां पर मैं लिख रहा हूं SA यानी सेमी एनुअल, आधा साल। तो अब कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधे साल का 5% रखेंगे। तो भाई अब बताओ, अब तो बहुत क्वेश्चन आसान हो गया। अगर 1000 रुपया उसका प्रिंसिपल है तो 5% के हिसाब से उसका अमाउंट कितना बन जाएगा? 1000 रुपए का 5% कितना होता है? 50 रुपया। तो 6 महीने बाद उसका अमाउंट कितना बनेगा बेटा? 1050। 1050, बिल्कुल सही। 6 महीने के बाद, देखो यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ये 6 महीने के नीचे लिखा है मैंने। 6 महीने के बाद उसका अमाउंट बनता है 1050। अच्छा, अब अगले 6 महीने में फिर से हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है तो फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% सेमी एनुअल रखेंगे, लेकिन अब प्रिंसिपल क्या माना जाएगा? 1050। कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा क्या कहता है? प्रिंसिपल क्या माना जाएगा? 1050। तो अब 1050 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो जल्दी से बताओ 1050 का 52.5 कितना बेटा? 52.5। वेरी गुड। 1050 का 5% आता है 52.5। तो अब इसके अंदर 52.5 में ऐड कर दूंगा, तो ऐड करने के बाद बनेगा 211,000 2.5। हाँ 1102.5। तो 1102.5
जरा कंपेयर करो बेटा, आप ध्यान से देखो। केस फर्स्ट, 1 साल के बाद कंपाउंडिंग एनुअली के केस में, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के केस में, प्रिंसिपल 1000 के केस में, 1 साल बाद अमाउंट कितना बना था 1100, उसी प्रिंसिपल 1000 पर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम पर अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअल हो जाती है तो अमाउंट 1 साल बाद 1102 रुपया 50 पैसे हो गया। 2.5 फालतू है। तो क्या सीखा आपने इससे, क्या सीखा? सर इससे सीखा कि प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है सेमी एनुअल से। अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं बेटा, स्टेटमेंट को जनरलाइज कर रहा हूं। कंपाउंडिंग का पीरियड जितना छोटा होता जाएगा इंटरेस्ट उतना तेजी से बढ़ेगा। कंपाउंडिंग का पीरियड जितना छोटा होता जाएगा इंटरेस्ट उतना तेजी से बढ़ेगा। तो कंपाउंडिंग का पीरियड यहां सेमी एनुअल था, आपने देखा जब एनुअल था कंपाउंडिंग एनुअली हो रही थी, 1 साल बाद उसका अमाउंट 1100 रुपये बनता है। अब सेमी एनुअल के केस में ये अमाउंट 1102 रुपया 50 पैसे हो गया। अगर मैं कंपाउंडिंग को क्वार्टरली कर दूंगा तो 1 साल बाद ये अमाउंट 1102 रुपया 50 पैसे से भी ज्यादा आएगा। आएगा नहीं आएगा? यस सर। और मंथली अगर मैं पर मंथ कर दूंगा तो और ज्यादा आएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। चलो बेटा, तो अब हमने रूल क्या सीखा? कंपाउंडिंग का पीरियड जितना छोटा होता जाएगा उतना ज्यादा अमाउंट तेजी से बढ़ेगा, यानी उतना ज्यादा इंटरेस्ट होता जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। और हमने ये बात भी सीखी है कि कंपाउंडिंग के हिसाब से हमें आर और टी को कन्वर्ट करना है और फिर इन फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। तो ये 2 फॉर्मूले ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं मैं। अब इन फॉर्मूले पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब कंपाउंडिंग का फंडा बेटा सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो, याशिका बेटा क्लियर है, साक्षी, विवेक, पंकज, सक्षम? यस सर। यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा। बस थोड़ा सा अब 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वेरी गुड, आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं। एक पर्सन 1000 रुपया बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका है 10% पर एनम। तो 4 साल बाद, टाइम कितना है 4 इयर्स, 4 इयर्स, 4 साल बाद उसका कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा? टाइम इज 4 इयर्स। और कितना कंपाउंड अमाउंट बनेगा सब बताना है 4 साल बाद। अब इस क्वेश्चन में मैं अगर कंपाउंडिंग नहीं बोलता तो कंपाउंडिंग एनुअली मानी जाएगी। तो अगर मैं कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगाता हूं सर, प्रिंसिपल 1 + r रेज टू द पावर t। कंपाउंड अमाउंट में प्रिंसिपल डिपॉजिट किया था 1000 रुपया, 1 + r रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, पर एनम है तो पर एनम ही रखेंगे। पर एनम रखने में फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं फायदा होगा। फायदा कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है। हमें यह देखना है कि कंपाउंडिंग कैसी है बेटा। कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है तो हमें सेमी एनुअल ही रखना है। चलो मैं स्क्रीन को अभी जरा मिनिमाइज कर रहा हूं, मेरे साथ बने रहिए। मैं देखता हूं कुछ बच्चे ऐड ऑन तो नहीं हो रहे, कहीं कुछ रिक्वेस्ट तो नहीं है। चलो वापस आता हूं मैं स्क्रीन पर। तो अब टाइम पीरियड है 4 साल, यहां पर मैंने 4 रख दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, 1000 1 + 10/100 कितना हो जाता है बेटा? 0.1 पावर 4, 1000 1.1 की पावर 4। ठीक है, और अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1.1 1.1 1.1 4 बार मल्टीप्लाई करके 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो मैं कैलकुलेटर लेकर जल्दी से इसका आंसर आपके सामने प्रेजेंट करूं बेटा? Yes, sir. चलो मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं, आपके साथ बना हुआ हूं, कैलकुलेटर मेरे हाथ में है। अभी मैं आपको कुछ कैलकुलेटर की ट्रिक भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। 1.1 इंटू और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 1000 से। आंसर बन जाता है हमारा 1464 रुपया 10 पैसे, 1464.1। ये आंसर बन जाता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया बेटा? 4 साल बाद कंपाउंडिंग एनुअली के हिसाब से उसका अमाउंट बना 1464 रुपया 10 पैसे। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना है? इसमें से 1000 माइनस कर दो,
इंटरेस्ट है 464.10 रुपया। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला इसने लगाया है। जब अमाउंट आ जाएगा इसमें से प्रिंसिपल 1000 माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट तो Yes, ऑटोमेटिकली sir. आ ही जाएगा। Yes, ठीक sir. है, चलो अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। यहां मैं कहता हूं 14 साल के लिए उसने पैसा जमा किया, 1000 रुपया, 10% पर एनम, कंपाउंडिंग एनुअली। तो अब पहले था टाइम पीरियड 4 साल, अब 4 साल की जगह 14 साल हो गया। तो अब सेम क्वेश्चन के अंदर सिर्फ टी चेंज होगा। प्रिंसिपल 1000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10/100, टाइम पीरियड 4 साल की जगह 14 साल। और अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बनेगा वही 1.1 की पावर 14। अब ये 1.1 की पावर 14 कैसे कैलकुलेट करूं सर मैं कैलकुलेट से? 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 14 बार करूंगा तो बेटा मैं मिस भी कर सकता हूं, भूल भी सकता हूं, गलती भी हो सकती है और टाइम भी बहुत लगेगा। तो अब कैलकुलेटर की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर बने रहिए, आपको समझ में आसानी से आएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब 1.1 की पावर 14 है, अगर ये 1.1 की पावर 14 की जगह 24 होती तो ये ट्रिक और ज्यादा यूजफुल होती। लेकिन 1.1 की पावर 14 भी बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, बार बार कहां तक मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब देखिए मैं कैसे करूंगा, स्क्रीन पर देखिए, मेरी बात को सुनिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैंने सबसे पहले 1.1 कैलकुलेटर में ले लिया, ठीक है। इसके बाद आप हाथ के हाथ कर सकते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो ये ट्रिक हाथ के हाथ अप्लाई करिए। मैंने स्क्रीन पर, कैलकुलेटर की स्क्रीन पर 1.1 प्रेस किया, फिर क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन का बटन दबाया। जैसे ही मैंने मल्टीप्लीकेशन का बटन दबाया तो 1.1 की पावर 1 हो गई, 1 कैलकुलेट हो गई, पावर 1। अब इसके बाद मैं इक्वल का साइन दबाऊंगा और 13 टाइम्स दबाऊंगा इक्वल का साइन। इक्वल का साइन प्रेस करूंगा 13 टाइम्स। 13 टाइम्स क्यों? क्योंकि पावर 1 काउंट हो चुकी है। तो इक्वल का साइन 13 टाइम्स प्रेस कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 टाइम्स प्रेस करा तो 1.1 की पावर 14 का आंसर आता है 3.797। तो 1000 इंटू 3.797 मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 3797, 3797, 3797 रुपीज। ये बनता है कंपाउंड अमाउंट जब टाइम पीरियड 4 साल की जगह 14 साल हो जाता है। तो अब ये ट्रिक मैं फिर से बता रहा हूं, देखो कुछ की रिक्वेस्ट आई थी सर दोबारा से रिपीट करिए। रिपीट करूं बेटा? चलो रिपीट करता हूं मैं। देखो मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, 1.1 की पावर 14 कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। कैलकुलेटर हाथ में उठा लीजिए, 1.1 कैलकुलेटर की स्क्रीन पर ले लिए, स्क्रीन पर 1.1। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का बटन दबाइए एक बार, हो गया। तो 1.1 की पावर 1 काउंट हो चुकी। अब यहां पर पावर 14 है तो 1 काउंट हो चुकी, तो कितना बचा? 14 माइनस 1 13। इक्वल का साइन 13 टाइम्स प्रेस करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 टाइम्स प्रेस करेंगे। स्क्रीन पर देखिए आंसर 3.797 आ रहा है। यस सर, यस 3.797 और बाहर था इंटू 1000, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 3797। 14 साल बाद ये पैसा जो 1000 रुपए था 10% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली के हिसाब से 3797 रुपया बन जाता है। इज दिस क्लियर टू यू? कोई कंफ्यूजन? यस यस सर। सर, चलो Yes. ठीक है, अब आगे बढ़े। सर इसमें पॉइंट को इग्नोर करना है क्या? नहीं, 3 के बाद मैंने 3 डिजिट लिए हैं बेटा, 3.797 3 डिजिट लिए हैं। यहां देखिए स्क्रीन पर 3 पॉइंट, ये पॉइंट लगा रखा है मैंने, 797। तो 3 डिजिट ले लिए, 3-4 डिजिट आप ले लीजिए। सर कितने डिजिट तक लेना है सर? डिजिट बेटा अगर आपका डेसिमल से पहले 1 डिजिट है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट ले लो, काम चल जाएगा।
अगर डेसिमल से पहले एक भी डिजिट नहीं है तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेने हैं। ये फंडा है, रूल ओके है। सर, थैंक यू। मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं, देखो मैं कुछ एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं यहां पर। 1 डिजिट तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट लेने हैं। 9 डिजिट तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेने हैं। डेसिमल से पहले 2 डिजिट तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट लोगे तो भी काम चलेगा। सेक के रख दो फिर अब। हाँ बेटा, खाना तो बाद में खा लेना यार। चलो बेटा, ठीक है। सर ये जिसका अभी सिंपल इंटरेस्ट निकाला, इससे पहले उसका सिंपल इंटरेस्ट तो निकालो, अभी अमाउंट निकाला था। हाँ, अभी मैंने कंपाउंड अमाउंट निकाला है ना? Yes, sir, अब कंपाउंड की बात compound है तो interest कंपाउंड अमाउंट निकाल कितना के बना बेटा? दिखा दो। 3,797 रुपया। और पैसा सर, कितना इसका प्रिंसिपल नीचे जमा किया वाले था? का। 1000। तो 1000 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बन जाएगा उसका इंटरेस्ट? 2,797 रुपया। ठीक है। सर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए माइनस पी करना पड़ता है। बेटा मैं फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का लगा ही नहीं रहा। जब मैंने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया तो सीधा सीधा प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो जो एक्स्ट्रा पैसा बचा वो 2,797 इंटरेस्ट आ गया। ये इंटरेस्ट में इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता था, अभी बताया था मैंने। 1 + r रेज टू द पावर t -1 और ये सारा ब्रैकेट और बाहर p। इस फॉर्मूले से भी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते में। मैंने देखा ये फॉर्मूला लंबा सा है, बड़ा सा है। मैंने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, अमाउंट आ गया, सीधा सीधा 1000 माइनस करके ये आंसर जो बचा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का बचा। यही सेम आंसर में इस फॉर्मूले को लगाकर भी कैलकुलेट कर सकता था। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब कंपाउंडिंग, कंपाउंड Yes, sir. अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं इस क्वेश्चन को ना थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूं, और जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो वो मुझे लग रहा है इसका मतलब है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यस सर। तो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सर। रहा हूं मैं, अगले पेज पर जा रहा हूं मैं। अगले पेज पर जाकर मैं लिखता हूं क्वेश्चन में। जी बेटा बोलो। एक बार अपन ने 1,000 रुपीज माइनस क्यों किए? 1000 माइनस क्यों किया है? यस सर। 1000 था प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने और ये था कंपाउंड अमाउंट। अमाउंट में ओके से सर, आ गया। प्रिंसिपल माइनस कर दिया, क्या बचा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बेटा? यस सर, आ गया। यस, वेरी गुड। तो अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अ पर्सन डिपॉजिट्स ₹1,000 at 10% per annum compounded annually after some period he receives ₹3,797। ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है? टाइम। टाइम। आपको बताना है टाइम। टाइम पीरियड क्या है। व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड कितना है? व्हाट इज टाइम पीरियड? सर टाइम 14 पीरियड years। कितना है? 14 अब- years। हाँ, तो अब सर, कुछ बच्चों को 14 पता years। लग गया, ये मैंने पिछला वाला क्वेश्चन चेंज करके दिया। Yes, अभी बेटा sir। इस क्वेश्चन को ना ऐसे देखो कि ये पिछला वाला है तो सही, लेकिन आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे जरा एग्जाम के पॉइंट से सोचो, क्योंकि यहां एक दिक्कत जो अक्सर बच्चों को आती है उस पर मुझे हाईलाइट करना है। जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट किया। तो ठीक है सर, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रिंसिपल 1 + r रेज टू द पावर t, कंपाउंड अमाउंट 3,797, प्रिंसिपल 1000 रुपया, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, क्योंकि कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है तो इसको भी पर एनम में रख दिया। टाइम पीरियड टी मिसिंग है। अब देखो बच्चों ध्यान से, आप में से कुछ बच्चों को जहां दिक्कत होती है मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं। अब मुझे टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यह 1000 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 3797 डिवाइडेड बाय 1000
यहां बचेगा 1, 10/100 का मतलब 0.1, और 1 में 0.1 ऐड करा 1.1, और पावर t 1000 से डिवाइड करा 3.797, 1.1 की पावर t। अब आपको आंसर भले ही पहले से पता है, लेकिन जरा सोचो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो आप t की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? पड़ गई ना मुसीबत। तो कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा फिर कि सर ये t कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। समझ गए ना? तो अब देखो बेटा क्या करना है, तो घबराना नहीं है ऐसी सिचुएशन में। अब बच्चे सोचेंगे अब मैं यहाँ t कैसे कैलकुलेट करूं, ऐसी तो इक्वेशन हमने आज तक सॉल्व नहीं करी। कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर उठाना है। मैं ना स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, कैलकुलेटर उठाया, 1.1 कैलकुलेटर की स्क्रीन पर प्रेस किया, क्रॉस का बटन दबाया। क्रॉस का बटन का मतलब 1.1 की पावर 1 काउंट हो चुकी है। अब मैं क्रॉस के बाद इक्वल का साइन प्रेस करूंगा और इक्वल के काउंटिंग करता रहूंगा, और स्क्रीन पर नजर रखूंगा कि आंसर 3.797 या उसके आसपास कब आता है। तो मैं स्क्रीन पर नजर रख रहा हूं कैलकुलेटर की और काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं इक्वल के साइन को प्रेस करके। इक्वल का साइन पहली बार प्रेस किया 1, 2, 3, 4, 5, और ऐसा करते करते मैं देख रहा हूं आंसर क्या आ रहा है, और वो आंसर 3.797 के आसपास तो नहीं है, अभी नहीं आया। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 में आ गया आंसर। तो इक्वल का साइन 13 टाइम्स प्रेस किया, आंसर आ रहा है 3.797, आगे भी है तो 3.797 मेरा ऑलरेडी आंसर है। इक्वल का साइन 13 बार प्रेस करा तो उसमें एक और ऐड करेंगे तो इसका मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 14 years. 40। बच्चों बात समझ में आई कैसे कैलकुलेट किया? Yes, sir. यस सर। तो जानबूझ के मैंने क्वेश्चन इसलिए पोस्ट किया क्योंकि अक्सर जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे अटक जाते हैं कि अब इस क्वेश्चन को आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, वहां फिर बच्चों को दिक्कत आती है सॉल्व करते समय। ठीक है, सो आई होप यू शुड नॉट फेस एनी सच प्रॉब्लम। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना होता है कि कंपाउंडिंग का क्या मतलब है, कंपाउंडिंग एनुअली है, सेमी एनुअली है। कंपाउंडिंग के हिसाब से हम आर और टी को कन्वर्ट करते हैं, और कैलकुलेटर की ट्रिक जैसे मैंने बताई वो इस्तेमाल करनी है, बाकी कुछ भी ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, एक कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। टी ब्रैकेट में 1 + r रेज़ टू द पावर t - 1। अब इन बेसिक फंडामेंटल्स को यूज करके जब आप क्वेश्चन करते हैं, आई डोंट थिंक यू शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम आपके सामने टिकनी नहीं चाहिए। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू। हालांकि बीच में मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ बोर सा चल रहा है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहे, उन्होंने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट को करते करते जो है हम इतना जो है उसके अंदर लीन और व्यस्त हो जाते हैं कि फिर वो फंडामेंटल जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं और हम उससे बाहर नहीं आ सकते। सो इज दैट क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. Very nice. I would be happy to have more interactions with you. The team Bright Vision Academy is with all of you to help you out. और जब तक बेटा हम भी लगे रहेंगे, आप भी लगे रहेंगे, जब तक आपका CMA फाउंडेशन और CMA इंटर ग्रुप 1, ग्रुप 2, CMA फाइनल आपका क्लियर नहीं होता, we would be proud, happy to help you ever. और आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन। थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू ऑल Hello, ऑफ यू। sir. सर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेटा एग्जाम का पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यू मस्ट टेक केयर ऑफ दैट। सर आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कब कराओगे? वो भी बेटा हम डिस्कस करेंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बचा हुआ है, next तो उस class पर कब बेस है? कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सर नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास आपके पास बेटा मैसेज पहुंचेगा नेक्स्ट क्लास का, जैसे आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आता है पहले से, तो नेक्स्ट क्लास में आपके पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू Sir, thank you. ओके Thank you, बेटा, sir. ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू। ओके बेटा। किसको बोल थैंक यू?